नमस्कार आप सभी को। पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं कि भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। इस वीडियो में हम संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में या यूँ कहें कि भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक है अथवा अर्ध संघात्मक है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड पॉइंट्स हम देखेंगे कि ये क्या होता है। इस वीडियो में तो हम बस यही जानेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। बहुत ही गौर से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। अभी प्रीलिम्स हुआ था पीसीएस का, तो उसमें 2 क्वेश्चन आए थे 2019 में। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है संघात्मक शासन प्रणाली। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं संघ। संघ मतलब यूँ कह सकते हैं कि ग्रुप जैसे आप बनाते हो, ठीक है। ग्रुप होता है जो आपका संघ कई इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें कई राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं और ये संघ उन राज्यों के लिए, मतलब वहाँ का जो संविधान होता है वो संविधान उस संघ को और उन राज्यों को अलग अलग अधिकार क्षेत्र में बांटता है, जिससे कि उनके अधिकार क्षेत्र अलग होते हैं और वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में ही काम करते हैं। तो इस व्यवस्था को संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। संघ का मतलब हम सबसे पहले समझेंगे कि संघ क्या होता है। संघ होता है, ये अंग्रेजी के फेडरेशन शब्द से बना है। संघ हिंदी का शब्द है वो फेडरेशन शब्द से बना है, जो कि लैटिन भाषा के फोडस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। ठीक है, संधि या समझौता। संघ जो है फेडरेशन से बना है, जो फोडस से, इसका मतलब होता है संधि या समझौता। संधि या समझौता का क्या मतलब होगा, आप लोग बोलेंगे संधि या समझौता का यहाँ पे क्या तात्पर्य है। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में कई राज्य होते हैं जिनका संचालन करने के लिए एक संघ भी होता है, ठीक है। तो ये जो संधि या समझौता है, ये यूँ कहें कि राज्यों और केंद्र के बीच एक समझौता होता है। कुछ नियमबद्ध होते हैं, जैसे संविधान द्वारा उन्हें कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं कि आप अपने अपने समझौते के अनुसार आप अपने क्षेत्र में कार्य कीजिए, आप अपने क्षेत्र में कार्य कीजिए, ठीक है। अब परिभाषा पर हम ध्यान देंगे कि संघात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसकी परिभाषा क्या होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि संघात्मक संविधान वह शासन व्यवस्था होती है जहाँ संविधान के द्वारा शक्तियाँ केंद्र और राज्यों में बटी होती हैं, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि संघात्मक संविधान वह संविधान होता है जहाँ संविधान, मतलब उस संविधान का एक निश्चित संविधान तो होगा ही, और संविधान के द्वारा केंद्र को और राज्यों को शक्तियाँ अलग अलग दी जाएंगी और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र होते हैं। जैसे केंद्र का जो अधिकार क्षेत्र होगा वो अपने अधिकार क्षेत्र में संप्रभु होगा और राज्य अपने में, ठीक है। स्वतंत्र होते हुए भी संघात्मक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए एक अस्तित्व की भावना के आधार, एक दूसरे से मिलकर, ठीक है, अपने संघ के लिए, अपने आप को सर्वोत्तम बनाने के लिए एक दूसरे से मिलकर अच्छे कार्य करते रहेंगे। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है केसीवीयर। नाम याद रखिएगा, नाम है इनका केसीवीयर। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। इन्होंने कहा था संघ शासन का अर्थ एक ऐसी पद्धति है जिसके सामान्य और प्रादेशिक शासकों में सामंजस्य होते हुए भी वो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। वही कहा है इन्होंने, वही ऊपर वाला वाक्य कहा है, अपने शब्दों में कहा है, थोड़ा और अच्छे शब्दों में कहा है। तो ये नाम आप याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा? केसीवीयर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा था, ठीक है। केसीवीयर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा था। तो चलिए ठीक है, कहा था। इस तो आप बोलेंगे इससे हमारा क्या मतलब है। बहुत मतलब है सर, क्योंकि अभी हाल ही में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था पीसीएस का, उसमें ये प्रश्न साफ तौर पर पूछा गया था कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, ये किसका कथन है? तो केसीवीयर। तो ऐसे जो कथन है, आप इन कथनों को मैं अगली वीडियोज़ या
कभी न कभी आप लोगों को बताऊंगा कि किस राजनीतिज्ञ ने कौन कौन सी वाक्य बोली है, कौन कौन से कथन बोले हैं, तो ये सब मैं आपको बताता चलता हूँ। ठीक है, पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि संघात्मक संविधान होता क्या है। मैंने आपको परिभाषा बता दिया, अर्थ बता दिया, होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है। संघात्मक संविधान में एक बात गौर करने लायक ये होती है कि ये मुख्यतः शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करता है, और शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो किया जाता है। अब आप पूछेंगे सर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या होता है, तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत वह सिद्धांत होता है जो राज्य और केंद्रों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। ठीक है, राज्य के पास अलग शक्तियाँ होंगी, उन केंद्र के पास अलग शक्तियाँ होंगी, तो ऐसी जो स्थितियाँ होती हैं वो आपके संघात्मक संविधान के विशेषता गुणों में मानी जाती हैं। और एक बात और गौर कीजिएगा, संघात्मक शासन व्यवस्था का जो सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका ही माना जाता है। अगर आपको संघात्मक शासन व्यवस्था पढ़ना है कि ऐसा कौन सा संविधान होगा जो संघात्मक होगा, तो आप संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान पढ़कर ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये एक संघात्मक शासन व्यवस्था है। चलिए आइए देखते हैं कि संघात्मक संविधान के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण लक्षण जैसे ये हो गया कि ये एक लिखित संविधान होता है, ठीक है, और ये कठोर संविधान होता है, सर्वोच्च भी होता है संविधान, सब बताएंगे कि क्या क्या होता है, और दोहरी नागरिकता होती है यहाँ पे, उसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय होता है, इत्यादि चीज़ें होती हैं यहाँ पर। और जो सबसे मुख्यतः है वो है आपका शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है, शक्ति पृथक्करण, और उसके साथ ही उच्च सदन, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं ये सब क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला हमारा लिखित संविधान। लिखित संविधान क्या होता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसा संविधान जिसे एक निश्चित संविधान सभा द्वारा निश्चित समय में लिखा गया हो। ठीक है, तो लिखित संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? लिखित संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो संघात्मक संविधान होता है उसमें पहले से ही मैंने बता दिया कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, तो उन दोनों में कोई मतभेद की स्थिति न पैदा हो, इसलिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत मतलब मतभेद की स्थिति न पैदा हो, इसलिए लिखित संविधान का होना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, अगला टॉपिक हम देखेंगे कि संविधान का दुष्परिवर्तनशील होना। दुष्परिवर्तनशील होना मतलब कठोर होना। तो कठोर, आप पूछेंगे कठोर क्या होता है, वो पत्थर का होगा या फिर उस बर्फ़ का जमा होगा या फिर वो टूटेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। संविधान का कठोर होना या संविधान का दुष्परिवर्तनशील होने से ये तात्पर्य है कि जो हमारा संविधान है, यहाँ से समझिए, कठोर होने से नहीं, यहाँ से समझिए, दुष्परिवर्तनशील मतलब उसे आसानी से उसमें परिवर्तन न किया जा सके, उसमें कोई भी संशोधन करने के लिए बहुत ज़्यादा समय। इस सब प्रतिमानों को देखने के लिए हमें संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ पर अभी तक बहुत ज़्यादा संवैधानिक संशोधन नहीं हो पाए हैं, और वहाँ पर संवैधानिक संशोधनों की प्रक्रिया भी बहुत जटिल होती है। जटिल मतलब कि वहाँ पर आसानी से संवैधानिक संशोधन नहीं हो पाते हैं। तो जहाँ पर संवैधानिक संशोधन आसानी से नहीं हो पाते हैं वो आपका संविधान दुष्परिवर्तनशील होता है, और ये संघात्मक संविधान के विशेष लक्षणों में से एक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा होना। इसी को कहते हैं आपका शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। मैं ऊपर इसको कई बार नाम ले चुका हूँ, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। क्या होता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत? इसमें ये होता है कि ये जो केंद्र है और ये जो राज्य है इसको अलग अलग सूचियों में रखा है। जैसे अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप बात करेंगे तो केंद्र के लिए केंद्र सरकार भारत की होती है और राज्यों में राज्य सरकारें होती हैं। तो इन दोनों के बीच जैसे भारत में क्या होता है, केंद्र के लिए संघ सूची है, राज्यों के लिए राज्य
तो ये दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो इसी को शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। और अगर अमेरिकी प्रतिमान की बात करें तो वहाँ पर जो अमेरिकी संघ है और वहाँ के जो राज्य हैं उन दोनों के बीच, मतलब जो अमेरिकी संघ है और वहाँ के जो राज्य जैसे कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क वगैरह ये सब होते हैं, तो उन दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो होता है वो संघात्मक संविधान के विशेष लक्षणों में से एक है। और अगला हम देखेंगे संविधान की सर्वोच्चता। अच्छा, संविधान की सर्वोच्चता, इससे क्या तात्पर्य? आप बोलोगे संविधान की सर्वोच्चता हो जाएगी तो क्या होगा? तो संविधान की सर्वोच्चता से तात्पर्य ये होगा कि जो हमारा जो संविधान, मतलब जो संघात्मक संविधान होगा, वहाँ पर क्या होगा, आपका संघ होता है और राज्य होता है। ठीक है, तो इन दोनों में अगर मतभेद की स्थिति पैदा होती है, ये दोनों अपनी मनमानी करने पर तुल्य, ये दोनों अपनी मनमानी न कर सकें, इसलिए एक अच्छे और कठोर, मैंने यहाँ कठोर संविधान की बताए थे, तो संविधान की सर्वोच्चता, ये इससे तात्पर्य होगा कि एक अच्छा का संविधान होगा तो दोनों को एक दूसरे से जुड़ा रहने पर मजबूत, और इन दोनों को मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, अगला अगर हम बात करें तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, जैसे आप लोग सुने होंगे सर्वोच्च न्यायालय होता है वहाँ पे अमेरिका में, भारत में भी है। तो ये न्यायालय की सर्वोच्चता क्या होती है कि जो न्यायालय है वो सबसे भिन्न होगा और वो अपने आप में सर्वोच्च होगा। भारत में और अमेरिका दोनों ही जगहों ये सिद्धांत बहुत ही अच्छे से बैठता है। ठीक है, और अगला जो हमारा है वो है संघीय संसद के उच्च सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। मतलब उच्च सदन में, संघीय संसद के उच्च सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। तो ये क्या होता है आपका, इससे जैसे आप लोग देखते हैं उच्च सदन, जैसे भारत में राज्यसभा हो गई, ठीक है, अमेरिका में सीनेट हो गई। ध्यान दीजिएगा, सीनेट को, जो अमेरिका की जो उच्च सदन है, इसको संपूर्ण विश्व का सबसे मजबूत उच्च सदन माना जाता है। और भारत की राज्यसभा और कनाडा का जो आपका उच्च सदन है, ये दोनों कमज़ोर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो उच्च सदन का ये मतलब है कि केंद्र में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। जैसे केंद्र में कोई सरकार बनती है तो प्रत्येक राज्य से कुछ सदस्य भेजे जाते हैं केंद्र में, ताकि वो राज्यों का प्रतिनिधित्व वहाँ पर कर सकें। ठीक है, इन सब के अतिरिक्त एक और होती है, वो होती है दोहरी नागरिकता। अब आप पूछेंगे दोहरी नागरिकता क्या होती है? तो अमेरिकी प्रतिमान इसका सबसे बढ़िया व्याख्या करता है कि अमेरिका में क्या होता है, जैसे अगर आप सबसे पहले आप डायरेक्टली अमेरिका के नागरिक नहीं हो जाते। जैसे भारत में क्या है, भारत में आप अगर कहीं पर भी हो तो आप कहे जाएंगे कि आप भारत के नागरिक हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सबसे पहले आप उस राज्य के नागरिक होंगे जहाँ पर आप रहते हैं। जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, ये सब राज्य हैं। तो सबसे पहले आपको न्यूयॉर्क, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो न्यूयॉर्क सबसे पहले आपको क्या होना होता है, न्यूयॉर्क का आपको नागरिक बनना पड़ेगा और उसके बाद आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ के राज्यों और संघ के लिए अलग अलग नागरिकता का प्रावधान है। इसी को कहते हैं दोहरी नागरिकता। और जो केसी वियर हैं, अभी मैंने ऊपर बताया था केसी वियर, आप लोग देख सकते हैं केसी वियर ने इसी के आधार पर कहा था कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक संविधान है। ठीक है, इसी की व्याख्या करते हुए उन्होंने ऐसा कहा था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसके आगे वाला जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में संघात्मक शासन व्यवस्था का क्या महत्व है, क्या भारतीय संविधान संघात्मक है, अर्ध संघात्मक है अथवा एकात्मक है। धन्यवाद।